हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास देखिए जो क्लास 10th का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप लोग इस बार क्लास 10th का एग्जाम लिखने वाले हैं तो ये इतने सारे जो प्रश्न हैं उसको जरूर देख के जाइए, नहीं तो आप लोग बाद में जरूर पछताइएगा। ठीक है, ये होने वाला है आपका हैज द रेड पांचवा वीडियो। ठीक है, यानी कि ये सेट है। ठीक है, जिसका जब लोग हिंदी का पांचवा सेट करने वाले हैं। इससे पहले 4 सेट मैंने कंप्लीट कर चुका है। यदि आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। फिलहाल क्या बोल रहा है प्रश्न कि हाँ, खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू जो प्रश्न रहेंगे वह 1 से 30 तक रहेंगे। ठीक है, 1 से 30 तक। ठीक है, और जो 30 से 52 तक की जो प्रश्न रहेंगे यानी कि 31 से 30 तक के 52 तक के लिए वो सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत सारा प्रश्न है, उसी पैटर्न पे लिया गया ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, और कुछ सारे प्रश्न अतिरिक्त दिए गए हैं। चलिए हम लोग सबको एक एक कर करके और पूरा बेसिक टू बेसिक देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, क्या है, जिस तरह हम भोजन करते हैं गाछ बिरछ भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते हैं, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ बिरछ के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल तरल द्रव या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ बिरछ, ठीक है, गाछ बिरछ जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं। ठीक है, गाछ बिरछ वे ही तमाम द्रव सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। ठीक है, खुदबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टता देखा जा सकते हैं। ठीक है, दूरबीन से सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, पेड़ डाल अथवा जड़ का उस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी के शरीर में रस का संचारण होता है। चलिए देखेंगे प्रश्न संख्या क्या है, गाछ बिरछ का क्या अर्थ होता है। तो गाछ बिरछ का क्या अर्थ होता है, तो क्या जानते हैं, गाछ बिरछ का अर्थ होता है पेड़ पौधा। सेकंड नंबर देखते हैं, गाछ बिरछ के क्या नहीं होती है। तो गाछ बिरछ की क्या नहीं होती है, तो होती क्या नहीं है, दांत। 3 नंबर देखेंगे, गाछ बिरछ किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं, तो जड़ के द्वारा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न क्या है, पेड़ कब मर जाता है, तो कब मर जाता है, पानी ना मिलने पर पेड़ मर जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्या निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। हंस लो दो क्षण खुशी मिली, मिली गर्व वरना जीवन भर क्रंदन है। ठीक है, किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में बीता है। सदा सर्वदा संघर्ष को इस दुनिया में किसने जीता। खिलखिलाता फूल म्लान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। कितने रोज चमकते तारे, कितने रह रह गिर जाते हैं। हंसता शशि भी छिप जाता है, जब सावर घन गिर आता है। उगता ढलता रहता सूरज, जिसका छाती नली गगन है। आसमान को छूने वाली वे ऊंची से ऊंची मीनारें, मिट्टी में मिल जाती है। छिन जाते हैं सभी सहारे, दूर तलक धरती की गाथा। मौन मुखर रहता कन कन, यदि तुमको मुस्कान मिली, तुम मुस्कान सबको संग जाकर।
यदि तुमको समर्थन मिला तो थामो सबको हाथ बढ़ाकर, झांको अपने मन दर्पण में, प्रतिबिंब सबका आनंद है। ठीक है, क्या है 5 नंबर, हंस लो 2 क्षण, खुशी मिली वरना जीवन भर, क्या है, कृतन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे क्या है 6 नंबर, दूर तालक किसकी गाथा है। तो दूर तालक किसकी गाथा है, तो धरती की गाथा है। 7 नंबर देखते हैं क्या है, नील गगन का एक शब्द क्या होगा, तो नील गगन का एक शब्द क्या होगा, नीलांबर। ठीक है, 8 नंबर देखेंगे, खिलता फूल क्या हो जाता है, तो खिलता फूल म्लान हो जाता है। ठीक है, 9 नंबर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। 9 नंबर, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो वहाँ कौन सा क्रिया होगा, तो वहाँ कौन सा क्रिया हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, 10 नंबर, बालक चांद की डैश देख रहा है, सही अवयव पद को चुने। सही अवयव पद क्या हो जाएंगे, ये जाएंगे और। ठीक है, 11 नंबर, प्रतिदिन पदों में कौन सा अवयव है, तो प्रतिदिन पद में कौन सा अवयव है, तो ये हो जाएंगे आपकी क्रिया विशेषण। 12 नंबर देखेंगे, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, यह निम्न में से कौन सा वाक्य है, तो निम्न में से कौन सा वाक्य है, ये क्या हो जाएंगे, और लग गया ना, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्योंकि बीच में जब भी और का प्रतीक या चिन्ह होता है आप लोगों को ज्यादा सोच समझना नहीं है, डायरेक्ट संयुक्त वाक्य मार देना है। ठीक है, 13 नंबर देखेंगे, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, अथवा दो या दो से अधिक पदों के मेल से क्या कहते हैं, मेल को क्या कहते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न के, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाच्य का कौन सा भेद है, तो पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाच्य के कौन सा भेद, तो ये कर्म वाच्य हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 15 से 18 तक के लिए सही विकल्प को चुने। ठीक है, क्या है, संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर को बोथ होता है वह संस्कृति है या रक्षणीय वस्तु, क्षण क्षण परिवर्तन होने वाला, संसार में किस किस चीज की भी पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा देखी है, अच्छा, मैत्री भाव से किस नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु ना देखी है जिसका रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं अस्थाई भी है। ठीक है, यानी कि 15 नंबर देखेंगे क्या बोल रहा है प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन हो जाएंगे, तो संस्कृति। ठीक है, तो संस्कृति के लेखक कौन थे, हम क्या जानते हैं, जब ये संस्कृति की बात हो तो वे आ जाएंगे आपके सुमित्रा बंधन आनंद कौशल्यायन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें, क्या मानव संस्कृति कैसी वस्तु है, तो मानव संस्कृति कैसी वस्तु है, तो हम लोग यहाँ क्या पढ़े थे, मानव संस्कृति रक्षीण, देखिए रक्षीण क्षण क्षण परिवर्तन पकड़ कर बैठा है, यानी कि ऊपर में जब हम पढ़े थे तो कैसी संस्कृति है, तो यहाँ देखिए ये वाला लाइन में अविभाज्य वस्तु है। ठीक है, कैसी वस्तु है, तो अविभाज्य वस्तु है। ठीक है, आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि लेखक अनुसार कल्याणकारी निर्माण होते हैं, तो कल्याणकारी निर्माण क्या होते हैं, तो वह अस्थाई होते हैं। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव में भेदभाव को बनाए रखना किसका ढेर है, तो ये कूड़े करकट का ढेर है। ठीक है, आगे देखेंगे 19 से 22 तक के लिए सही विकल्प को चुने।
विकल विकल उनमें थे उनमें विश्व की निगात के सघन जन आए। अगाध दिशा के अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। प्रस्तुत गद्यांश किन शब्दों में पुनरावृत्ति हुई है? तो सबसे ज्यादा शब्द किसका किसका आया है? तो विकल विकल का। ठीक है, विकल और उनमें का। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका पहला नंबर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? जल से फिर शीतल कर दो का संकेतार्थ क्या है? तो जल से शीतल कर दो का संकेतार्थ क्या हो जाएगा? शांति और सुख लाना। 21 नंबर देखेंगे क्या है कि कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है? तो जो कवि है बादलों को क्या कहकर पुकारा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अगाध दिशा से आने वाले। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है? निगात का शाब्दिक अर्थ है। तो निगात का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? गरिमा। ठीक है, आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुने। 23 नंबर, आग के आविष्कार के पीछे का क्या प्रेरणा रही है? तो आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही है? तो ये हो जाएगा पेट की आग को शांत करने की। ठीक है, पेट की आग को शांत करने की। 24 नंबर देखेंगे क्या है? चलिए 24 नंबर देखेंगे, बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? तो बालक जो अमरुद्दीन थे यानी कि बताइए अमरुद्दीन कौन था? बालक अमरुद्दीन, उसे हम बिस्मिल्लाह खां के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जो बालक अमरुद्दीन जो थे वह रियाज के लिए किस मंदिर जाया करते थे? तो बालाजी के मंदिर था। ठीक है, आगे देखेंगे 25 नंबर प्रश्न क्या है? लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? तो ये खीरा बेचने वाले, ठीक है, वही ना जानते होंगे किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। 26 नंबर देखेंगे प्रश्न क्या है कि विकल विकल उनमें थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है? जो है ये उत्साह कविता से लिया गया है। ठीक है, विकल विकल। 27 नंबर देखेंगे, नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? तो नागार्जुन ने फसलों के लिए किन आवश्यकता तत्वों की चर्चा की है? तो ये हो जाएगा आपका किसानों की मेहनत का। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है? कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? तो किसका जुलूस निकालते थे? तो बारात का। ठीक है, 29 नंबर देखेंगे क्या है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक क्या है? तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ जो है वह हो जाएगा आपका यात्रा वृत्तांत, मतलब कि यात्रा में ये शूटिंग हुआ था, ये वीडियो कहानी लिखी गई थी। 30 नंबर देखेंगे क्या है कि लेखक अपने आप को किसका उपभोक्ता समझ बैठा था? तो लेखक अपने आप को किसका उपभोक्ता समझ बैठा था? ये हो जाएगा विस्फोट का। ठीक है, विस्फोट का। आगे देखेंगे क्या है? खंड ख अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न के लिए आप लोगों को 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, जो कि कुल 6 प्रश्न बनाना है जिसमें से 8 प्रश्न दिए रहेंगे और सभी का 2-2 नंबर मिलेगा तो 12 नंबर। ठीक है, चलिए क्या बोला है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन 6 प्रश्न के उत्तर दें। यानी कि सभी को पढ़ना है और 6 उत्तर को आंसर देना है। क्या है देखते हैं। हंसी, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेने तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितनी ही कला कौशलों से भली है। जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतना ही आयु बढ़ेगी। ठीक है, एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर खिजने वाले हेरिक्लियस बहुत ही कम जिया, पर प्रसन्न डेमाक्रिटस 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी ही जीवन है, जो सोते हैं उसका जीवन व्यर्थ है।
कवि कहता है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दल खाक जिया करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इससे प्रश्न क्या पूछ रखा है कि अच्छा आगे और भी है, साफ नहीं दिखाई दे रहा, उसके कारण से पढ़ने में थोड़ा कठिनाइयां हो सकती है। क्या कि मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक क्या है, विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें यह कहा है कि उत्तम सु उत्तम की हंसी, आगे समझ नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पे उतरते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा न करते हुए। क्या है कि मनुष्य के शरीर पर विलायती विद्वान ने क्या लिखी है, तो विलायती विद्वान के अनुसार उत्तम अवसर की हंसी उदास मनुष्य की प्रफुल्लित कर देती है और आनंद से दुख शोक का दीवार ढह जाती है। मतलब विलायती विद्वान क्या लिखा है कि जो खुशी यानी हंसी खुशी ही जीवन का उत्तम अवसर है, क्योंकि पर जो उसके मन को प्रफुल्लित कर देता है। ठीक है, और उसके बाद कोई भी दुख या शोक हो, ठीक है, यानी कि परेशानी दुख पीड़ा हो, उसे उस दीवार को ढहा देता है। ठीक है, आगे देखेंगे 32 में, पुराने समय में लोग ने हंसी के बारे में क्या कहा है। तो पुराने समय में लोग हंसी के बारे में क्या कहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं। पुराने समय में लोग ने हंसी को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक समझकर उसे महत्व दिया है। उनके अनुसार जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतना ही आयु बढ़ेगी, क्योंकि पेट फुलाओ हंसने से मन सारे विकार दूर हो जाते हैं, चित्त प्रसन्न हो जाता है और उससे पहचान शक्ति बढ़ती है। 33 नंबर देखते हैं, क्या कि डॉक्टर हॉस्फेल्ड ने एक पुस्तक में हंसी के बारे में क्या लिखा है। तो जो डॉक्टर हेस्टफेल्ड ने एक पुस्तक में क्या लिखा है, तो देखते हैं। एक डॉक्टर हस्फेल्ड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने के उपाय के संबंध में लिखा है कि हंसी बहुत ही उत्तम चीज है, यह पाचन और इससे अच्छे औषधि और कोई नहीं है। एक रोगी ही नहीं, हंसी सबके लिए ही बहुत ही काम की वस्तु है। ठीक है, आगे देखेंगे 34वां प्रश्न, क्या कि एक अंग्रेजी डॉक्टर ने हंसी के बारे में क्या लिखा है। तो एक अंग्रेजी डॉक्टर ने कहा है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे ले जाने से अच्छा है एक हंसोड़ आदमी को ले जाना लाभकारी है। ठीक है, आगे देखेंगे 35वां प्रश्न, हंसी को एक शक्तिशाली इंजन की तरह क्यों माना गया है। तो हंसी को शक्तिशाली इंजन की तरह क्यों माना गया है, तो हंसी से प्राप्त के शक्तिशाली इंजन से शोक और दुख की दीवार को ढहा जाता है। 36 नंबर देखें, क्या प्रसन्न मन डेमोक्रेटिस कितने वर्ष तक जिया। तो हम लोग क्या पढ़े थे ऊपर में, जो प्रसन्न मन डेमोक्रेटिस ने 109 वर्ष तक जिया। 37 नंबर देखते हैं, क्या कि हंसी भीतरी आनंद को कैसा प्रकट करती है। तो हंसी भीतरी आनंद को कैसा प्रतीक करती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, चलिए देखते हैं। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, अर्थात हमारे मन प्राण हृदय आदि में जब आनंद का भय उत्पन्न होता है, यानी हृदय प्रसन्न होता है, तब उसका एकाल्टीकरण चेहरे पर हंसी के रूप में होता है। हम खिलखिलाकर हंसते हैं अर्थात खुश होते हैं। 38 नंबर देखें, क्या है, जिंदगी किसका नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है ग नंबर। ठीक है, 39 का क्या है, इसमें भी 6 प्रश्न का उत्तर देना है। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराव को अपने शब्द में लिखे। मतलब कि लेखिका और लेखिका के पिता में आपस में किस प्रकार के टकराव उत्पन्न होते थे, मतलब कि उसके विचार नहीं मिलते थे। तो वह किस प्रकार नहीं मिलते थे वही पूछ रहा है। क्या है कि
लेखिका और उनके पिता के विचार आपस में टकराते थे। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रहना चाहते थे। वे उनके मन में विद्रोह और जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे। लेखिका चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को प्रकट भी करे। वह देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले। यही कारण दोनों की टकराव होती थी। विवाह के मामले में भी दोनों के विचार टकराए। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपनी मनमर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करी, परंतु लेखिका ने उनकी परवाह नहीं की। ठीक है, आगे देखेंगे 40 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि पाठ के आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। देखते हैं क्या है। बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता तथा शत्रुता को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने मुसलमान होते हुए भी कट्टरता को स्वीकार नहीं किया। वे हिंदू मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। वे जिस श्रद्धा व आदर से साथ मंदिर में शहनाई बजाते थे, उसी आदर या भाव से के साथ से मुहर्रम में नोहा बजाते थे। वे मिलजुल संस्कृति के प्रतीक थे। उन्होंने खुद से कभी अपने लिए सुख समृद्धि की मांग नहीं की। वे तो सच्चे सूर की मांग करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे 41 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि लेखक ने किसे कूड़ा करकट कहा है और क्यों कहा है। तो लेखक ने किसी कूड़ा करकट कहा है और क्यों कहा है। देखते हैं, लेखक ने हिंदू संस्कृति को कूड़ा करकट का ढेर कहा है। वह हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था का विरोधी है, जिसमें परिश्रमी लोगों को अपदलित किया जाता है था। ठीक है, 42 नंबर देखते हैं क्या है। बिना विचार, घटना और पात्र की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप क्या कहाँ तक सहमत हैं। क्या हो जाएगा। हमारे मत में बिना विचार, घटना और पात्रों के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। ये तीनों बहुत बातें कहानी के आवश्यक तत्व होते हैं। जब तक कोई विचार नहीं आएगा तब तक कहानी बन ही नहीं सकती। घटना कहानी का यथा वस्तु को आगे बढ़ाती है और पात्र के माध्यम से कहानी कही जाती है। यशपाल का कथन तो नई कहानी पर व्यंग है, अर्थात नई कहानी की विचार, घटना का, पात्र का अभाव रहता है, तभी वह रोचक व उद्देश्यपूर्ण नहीं होते। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 43वें प्रश्न कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। मतलब छोटा बच्चा और बड़ा व्यक्ति में की मुस्कान में क्या अंतर है। तो देखेंगे क्या है। बच्चे की मुस्कान सहज और निश्चल होती है। उसकी मुस्कान उसके हृदय की प्रसन्नता को अभिव्यक्त करती है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में प्रायः बनावटी होती है। वह अक्सर परिस्थिति देखकर मुस्कुराता है और उसमें निश्चल की झलक नहीं होती है। ठीक है, यानी कि बड़े व्यक्ति और छोटे में अंतर हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे 44 नंबर क्या है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतु यानी कि बाकी मौसम में नहीं होता है और उससे अलग क्यों है फागुन। देखते हैं, चलिए। फागुन में मादकता का प्रभाव विशेष रूप से होते हैं। यह मादकता उसे अन्य वस्तुओं से अलग कर देती है। फागुन में बसंत का मोहक सौंदर्य देखते ही बनता है। फागुन के महीने में निर्जीव प्रतीक होने वाले प्राणियों तथा प्रकृति में भी जान पड़ जाती है। इस ऋतु में उत्साह का संचार होता है। फागुन मास मौज मस्ती लेकर आती है। ठीक है,
आगे देखेंगे 45वां प्रश्न क्या है। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तो उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। देखते हैं क्या है। जब कोई व्यक्ति सफलता के चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर अचानक लड़खड़ा जाता है तो उससे सहयोगी ही उसे बल, उत्साह, शाबाशी और साथ देकर संभालते हैं। वे अपनी शक्ति उसके लिए लगा देते हैं। वे अपनी कमी को पूरा करने का भरस प्रयास करते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे 46वां प्रश्न क्या बोल रखा है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ठीक है, अपने विचार से बताइए। क्या है, घर में माँ बच्चे के लाख छटपटाने पर भी उसे पकड़कर उसकी सिर में चुल्लू भर कड़वा तेल डाल देती थी। वह सिर को तेल से सराबोर करके ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाती और फूलदार लड्डू बांधकर कुर्ती टोपी पहना देती। इस प्रकार माँ के हठ से तंग आकर बच्चा सिसकने लगता था। तब वे बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते आते, पर बाहर आते ही उनकी प्रतीक्षा करता बालक का झुंड मिल जाता था। तब वह अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। अपनी विचार से वह खेलने का अवसर पाकर सिसकना भूल जाता था। ठीक है, देखते हैं आगे 47वां प्रश्न क्या है। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखी। क्या है, बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनके गाने में सच्ची डेरी होती थी। उनका स्वयं इनका इतना मोहक, ऊंची और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते थे। औरत उस गीत को गुनगुनाने लगते थे। खेतों में काम करने वाले किसान के हाथ पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादू प्रभाव था। वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था। यहाँ तक कि घनघोर सर्दी और गर्मियों की उमस भी उन्हें डिंगा नहीं पाती थी। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 46वें प्रश्न की। उद्धव द्वारा दिया गया योग के संदेश में गोपियों की विरहाग्नि वे थी कि काम कैसे किया। देखते हैं हम लोग उत्तर क्या है कि ब्रज की गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर सवेर कृष्ण उसके पास अवश्य आएंगे या प्रेम संदेश भेजेंगे। इसी से वे दीप्त ही हो जाएंगे। इसी आशय के बल पर वे वियोग की वेदना सह रही थी। परंतु जहां उनके पास कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा तो वह तड़प उठी। उनकी विरह ज्वाला तीव्रता से मुड़कर उठी, भड़क उठी। उन्हें लगा कि अब कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे। वे योग संदेश में ही भटकाकर उन्हें आप पीछा छुड़ा लेंगे। इस भाग से उसे विरहवाग्नि भड़क उठी। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे अथवा करके प्रश्न दिया हुआ है, भाव स्पष्ट करें। हरी है राजनीतिक पढ़ी आई, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इस अति चतुर हूते पहली ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी वृद्धि जानी तू उनकी योग संदेह पाए।
उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोले धाएं दौलत धाएं। क्या है इसका उत्तर? क्या हो जाएगा? गोपियाँ कहती हैं कि ये उद्धव अब कृष्ण ने राजनीतिक भी पढ़ ली है। वो बहोरे यानी कि उद्धव के बात कहते ही हम सब बात समझ गई। इस संदर्भ में समाचार मिल गए। एक तो कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे और अब ग्रंथ भी पढ़ लिया है। अब उनकी पढ़ी हुई बुद्धि का ही प्रमाण है कि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजा दिया। आगे के लोग भी बताने भले थे कि जो परहित के लिए भागे चले आए। 49 नंबर क्या है कि माता के आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सलाप व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्द में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए अपने शब्दों में व्यक्त करना है। पहले देखते हैं इस पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति वार्तालाप अनेक स्थल पर व्यक्त हुआ है। ठीक है, इसमें पहला देखते हैं पिता और उसके बाद माता। पहले पिता। पिता बच्चे को अपने पास सुलाते, उसे नहलाते धुलाते तथा अपने पूजा पर बिठाते। वे बच्चे को प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते। वे रास्ते में झुके हुए पेड़ की डालियां पर बिठाकर झूला झुलाते। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। कभी कभी वे बच्चे के साथ कुश्ती लड़कर उसका उत्साह बढ़ाते। वे बच्चे को चूमते हैं, उसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते। उसके बाद द्वार मूछे नोचने पर भी हंसते। ठीक है, बच्चे द्वारा मूछे नोचने पर भी हंसते। ग नंबर क्या है? पिता बच्चे को अपने हाथ से भात खिलाते। माँ का योगदान क्या था बच्चे पे? काम क्या है? माता बच्चे को भरपेट खाना खिलाना चाहती। वे थाली दही दही भात मिलाते हैं और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंसी मोर आदि बनावटी नामों से कहकर बनाकर बच्चे को खिलाती, जिससे खाने में उसकी रुचि बनी रहे। ख नंबर क्या है? माता बच्चे को अपने ढंग से सजाती संवारती है। ग नंबर पाठ के अंत में जब बच्चा घायल अवस्था में घर लौटता है तब वह वार्तालाप चरम सीमा पर प्रकट होता है। वह बच्चे को अपना पास आंचल में छिपाकर सुरक्षा प्रदान करती है। उसे अंग भटकर दबाव है चुमती है। फिर वह बच्चे के घावों पर पिसी हुई हल्दी और वह बच्चे की दशा देखकर रोने लगती है और लार के साथ गले लगाती है। ठीक है, ये जो था आप लोगों के लिए बच्चे वाला कहानी था। ये सारा पढ़ लिए तो आप लोगों को इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए देखें क्या निम्नलिखित प्रश्न के बिंदु पर उत्तर दे। क्या है? कंप्यूटर आज का जरूरत, भूमिका। देखिए इतने सारे निर्देश में याद करना। वर्तमान युग कंप्यूटर युग है। यदि भारतवर्ष पर नजर दौड़ाते देखेंगे तो हम पाएंगे कि आज जीवन के लगभग सभी क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। बैंक, रेलवे, हवाई अड्डे, डाकघर, बड़े कारखाने, उद्योग कारखाने, व्यवसायी। ठीक है, क्या है? हाँ, व्यवसायी, कारखाने, व्यवसायी, हिसाब किताब, रुपए गिनने में भी मशीन का उपयोग करने लगे हैं। ठीक है, कंप्यूटरकृत हो गई है। पूरा युग मशीनों तथा कंप्यूटर युग हो गई है। अब भी यह कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है। आने वाले समय में क्या है? आने वाले समय में विस्तृत फैलाव हो सकता है, शक्ति दे रहे हैं। ठीक, संकेत दे रहे हैं। आधुनिक उपकरण कंप्यूटर, आधुनिक युग में कंप्यूटर किस प्रकार योगदान दे रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि
ये रहा। इस पागल गति को सुव्यवस्था देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस आवश्यकता ने अपनी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल दिया है। हड़बड़ी में होने वाली मानवीय भूल के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है। क्रिकेट के मैदान में अपार की निर्णय भूमिका है। यह लाखों करोड़ों अरबों की लंबी से लंबी गणनाएं कंप्यूटर पल झपकते ही आपका समस्या हल कर देती है। पहले इस कामों को करने वाले कर्मचारी हड़बड़ाकर काम करते थे। एक भूल से घबराकर और अधिक गड़बड़ी के करते थे। परिणाम स्वरूप काम कम, तनाव अधिक होता था। अब कंप्यूटर की सहायता से काफ़ी सुविधा हो गई है। ठीक है, इसका निर्देश गणना क्या है देखते हैं। कंप्यूटर ने फाइलों की आवश्यकता कम कर दी है। कार्यालय की सारी गतिविधियां फ्लॉपी में बंद हो गई है। ठीक है, इसलिए फाइलों के स्टोरों की ज़रूरत अब नहीं रही है। अब समाचार पत्र भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ने की व्यवस्था हो गई है। विश्व के किसी कोने में छपी पुस्तक, फिल्म, घटना की ज़रूरता जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। एक समय था जब कहते थे कि विज्ञान ने संसार को कुटुंबन बना दिया है। कंप्यूटर ने तो मानो उस कुटुंबन को अपने कमरे में उपलब्ध करा दिया है। संभव है कंप्यूटर की सहायता से आप मनचाहे सवाल का जवाब दूरदर्शन या इंटरनेट से ले पाएंगे। शारीरिक रूप से ना तो काल्पनिक रूप से भी मौसम का, जिस प्रदेश का आनंद उठा सके। आगे देखेंगे क्या है संचार व्यवस्था। आज टेलीफोन, रेल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों भी नागरिकों जीवन जीने का कठिन हो गया है। इन सब का निर्णय या क्रियान्वित कंप्यूटर का योगदान महत्वपूर्ण है। रक्षा उपकरण हजारों मील की दूर पर भी सटीक निशाना बांधने, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को खोजने में कंप्यूटर का अपना महत्व है। उपसंहार, आज कंप्यूटर के मानव जीवन की सुविधा, सरलता, सुव्यवस्था और सटीकता प्रदान करता है। अंत इसका महत्व बहुत ही अधिक है। ठीक है, कंप्यूटर का इस निबंध देख लिए। आगे हम लोग क्या है मनोरंजन और आधुनिक साधन, उसके बाद देखेंगे क्या मेरा जीवन का लक्ष्य। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं डायरेक्ट और वार्षिक परीक्षा में 51 नंबर। ठीक है, ये सारे का हम लोग एक अलग सी वीडियो लाएंगे। ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबरी लेखक, विज्ञापन, उसके बाद पत्र लेखन, ये सारे का सब अलग अलग वीडियो आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 11 नंबर क्या कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखें। छात्रावास, उच्च विद्यालय धनबाद, दिनांक 18 फरवरी 2025। ये पर साल का यानी कि पिछले साल का, इसलिए ये दिख रहा है 18 फरवरी। ठीक है, आगे पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला। आप मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने की उत्सुक है। पिताजी, आपको प्रेरणा एवं निर्देशानुसार ही मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अब क्योंकि परीक्षा निकट है, मैंने पढ़ने का समय बढ़ा दिया है। अब मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पाठों को दोहराने पर तथा प्रश्नों को बिना देखे हल करने का अभ्यास पर केंद्रित है। ठीक है, ये क्या है, मैं देख रहा हूँ कि इससे मेरी आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता जा रहा है और कोई दिक्कत होने पर शिक्षक से सहायता लेता हूँ। कक्षा में भी आजकल अभ्यास परीक्षाएं होती हैं। आपके आशीर्वाद से इनमें मुझे प्रायः हर बार कक्षा में सावित्रिक अंक प्राप्त हुआ है। आशा है कि मैं परीक्षा में अच्छे अंक से लाकर आपकी आकांक्षा पर खरा रहूँगा। ठीक है, इस संदर्भ में भैया को भी निश्चित रहने की कहिएगा। मैं माँ को मेरा प्रणाम, आपका पुत्र विजय। ठीक है, इस प्रकार से एक और पत्र है,
उसके बाद एक छोटा सा देखेंगे विज्ञापन। क्या है, कलम बनाने वाली कंपनियों को और से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, आपने भविष्य को उज्जवल बनाए, सस्ता और सुंदर लेखन कमल अपनाएं, विद्यार्थी की पहली पसंद, एक कमल के साथ एक रिफिल मुक्त, कई रंग में वाले की आकर्षक डिजाइन में उपलब्ध, विशेषता साफ सुथरा लिखावट, मजबूत पकड़, कलम कम कीमत, इंक ज़्यादा चले इंक ना फैले, सभी जनरल स्मॉट पर उपलब्ध। ठीक है, स्टोर्स पर उपलब्ध। इस प्रकार से आप लोगों के लिए मैंने एक एक प्रश्न देखा। इतने सारे जो इधर दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से दिख रहे हैं ना, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैं सोच रहा हूँ कि इसका लिए भी अलग सी वीडियो लाया जाए। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं बता दूँ, आप लोग इससे पहले प्लेलिस्ट में नहीं देखे हैं कि सीक्वेंस में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पढ़ाई कर सकते हैं।